से 10 साल पहले पृथ्वी पर कुछ अजीब से डायमेंशंस खुलने लगे, जिन्हें हम डंजन्स या फिर गेट्स बोलते हैं। और इस गेट के दूसरी तरफ से बहुत सारे मैजिकल डीमंस पृथ्वी पर कदम रखने लगे। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि मॉडर्न वेपन्स का इन पर कोई भी असर नहीं होता था। और इन्हें हराने के लिए कुछ इंसानों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। और शरीर में मैजिकल पावर के हिसाब से इन हंटर्स को अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं, जिसमें एस रैंक के हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक हंटर्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसके बाद हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर एक नेवी सेलर अपने कैप्टन से कहता है, सर हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। नहीं, इन सबका कोई भी फायदा नहीं है। हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। डीमन हंटर्स पर विश्वास रखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और उसी आइलैंड के ऊपर कुछ लोअर रैंक के हंटर्स बहुत बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं और इनके अटैक्स का इन चींटियों पर कोई भी असर नहीं होता है और हंटर्स बहुत बुरी तरह से हारने लगते हैं। लेकिन तभी एस रैंक के हंटर्स इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से ये लोग इन लाल चींटियों को आसानी से हरा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है, जो कि रेड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। हेमगिव हंटर्स को हील करने में हेल्प करता है और यानो और हुनसेक उस व्हाइट चींटी से लड़ने लगते हैं। यानो अपने हल्क जैसी पावर का यूज करके उस चींटी के दांत तोड़ देता है और उसी से उसे मार डालता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसी की जैसी और भी बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ चोई नाम का एक एस रैंक हंटर बाकियों के साथ मिलकर उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक के हंटर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक है। और तभी हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर सुन जिन की एंट्री हो जाती है। सभी लोग इसका स्वागत करने लगते हैं। अभी क्या हाल है? पेट भर के खाना तो खाना तो नहीं। पार्क पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या? सब लोग इसका इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं? अरे तुमने गलत समझ लिया दोस्त। ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। ये सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स के साथ लड़के भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए, वरना वो सुन लेगा। पर सुन जिन ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और ये भी मानता है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है, जो कि आते ही इसे डांटने लगती है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है। दरअसल पिछले मिशन में मुझे एक ई रैंक का गेट मिला था और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए मुझे ये चोट लग गई। सब लोग कितने मतलबी है ना, किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। अरे जाने दो यार, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम संजिन को कहता है कि हमारे पीछे रहना और इस बार का हल मत हो जाना। और दूसरी तरफ ओरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपने सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। डीमंस को मारने के बाद हंटर्स को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये रिसोर्सेज या तो मैजिकल वेपन्स हो सकते हैं या क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, जिन्हें बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। पर गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक नए तरह का फ्यूल बनाना चाहती है। एक ऐसा फ्यूल जो कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और जिसका इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट में ज्यादा पोल्यूशन भी ना फैले। और यहाँ पर डंजन में डीमंस और हंटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सुनजिन फाइनली एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और गॉब्लिन इस पर हमला करने लगता है। जैसे ही सुनजिन इस पर काउंटर अटैक करता है, अचानक से इसका ब्लेड टूट जाता है और गॉब्लिन इसके पेट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से सुनजिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जूही जल्दी से इसके पास जाके इसे हील करने लगते हैं और कुछ समय बाद हंटर्स फाइनली ह्यूमंस के बॉस को भी हरा देते हैं। और अपने सुनजिन को इस मिशन में भी बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, जिसे देखकर जूही को इसकी फिक्र होने लगती है और इसे बहुत ज्यादा डरती है। और एक ई रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिल पाती है और सुनजिन के पास जो क्रिस्टल था वो भी इतना ज्यादा कीमती नहीं था। सभी लोग आज के मिशन से बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन तभी एक हंटर को एक दूसरा डंजन नजर आता है। इन्होंने आज तक एक ही गेट में 2 डंजन्स कभी नहीं देखे थे और नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ओनर का वेट करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। लेकिन किम और पार्क जिद करने लगते हैं, अगर हमने एसोसिएशन को इसके बारे में बता दिया तो सारा खजाना एस रैंक हंटर समझ जाएगा। हमें खुद जाकर उस सारे के सारे खजाने को लूट लेना चाहिए। पर ऐसा करना रिस्की था, इसलिए सारे हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन इस डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता। और छे के वोट से स्कोर टाई हो जाता है और अब सिर्फ संजिन को वोट करना था। संजिन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी कितना खतरनाक है, पर पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर्स हंटर्स को एक ब्लैक बॉल को छूने के लिए कहते हैं और ऐसा करते ही इन्हें पता चल जाता है कि एक इंसान में कितनी ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, जिसके हिसाब से इन्हें अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं। और हंटर्स बनने के लिए इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी करना होता है। गाइड मास्टर चोई उन सभी एग्जामिनर्स से कहता है, इंसान की एज से जेंडर मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। और यहाँ पर शहर में 2 चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर उस पर्स को छीन लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चाहिन है। और ये लड़की एक एस रैंक की हंटर है। और यहाँ पर डंजन में ये सभी हंटर्स लगातार 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी नजर में नहीं आया। मुझे माफ कर देना, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। जूही, क्या तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी जब तुम बचपन में छोटे थे? हाँ, तुम पागल हो चुके हो। अगर उस डीमन ने तुम पर थोड़ा सा और ऊपर हमला किया होता ना तो तुम मर जाते। क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते? हाँ मुझे पता है, सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। तुम्हें मुझे स्प्रिंग रोल और मोमोज खिलाने होंगे, समझ गए ना? और
और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर में देखते हैं जहाँ एसोसिएशन का चेयरमैन जिसका नाम है गोगुल। आप सभी लोगों का हंटर एसोसिएशन में स्वागत है। 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने शुरू हुए थे, पर आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हंटर्स बनना यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालना। एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक हंटर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर डंजन्स में इन हंटर्स को फाइनली एक दरवाजा नजर आ जाता है। ये लोग लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं और अंदर इन्हें बहुत सारे गार्ड्स और एंजल्स के स्टैचूज नजर आते हैं, लेकिन सुनजिन के सामने बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग सभी बहुत खुश होते हैं कि इन्हें इस कमरे में एक भी डीमन नहीं मिला है, लेकिन तभी जमीन पर इन्हें कुछ मैजिकल सर्कल्स नजर आते हैं और एक स्टैचू के ऊपर एक अजीब सी एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। अरे क्या लिखा है इस पे? ये है कार्टेरॉन टेम्पल के कुछ कमांडमेंट्स। पहला है भगवान की इज्जत करो, हाँ। दूसरा है भगवान की दिल से पूजा करो और तीसरा है भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो, हाँ। अगर ऐसा करने में तुम नाकामयाब हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर जूही घबरा जाती है। वो मैंने इस बड़े से स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो स्टैचू हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक से ये बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं तो जा रहा यहाँ से। तुम्हें जो लूटना है तुम लूट सकते हो, जान ज्यादा प्यारी है। लेकिन जैसे ही ये हंटर दरवाजे को छूता है, सामने खड़ा हुआ स्टैचू अचानक से हिलने लगता है और अपने वेपन से इस बंदे का सर उखाड़ देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और जिन्वो और जूही ये देखकर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। ये हंटर शायद डी रैंक था ना, उसका चाहे कुछ भी रैंक हो, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और इस स्टैचू ने इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा है? हमें तो डी रैंक का डेंजर मिला था ना, यहाँ इतनी ताकतवर चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो स्टैचू हिल रहा है तो इसका मतलब जैसे ही जिन्वो उस बड़े से स्टैचू को देखता है तो इस स्टैचू की आंखें अचानक से हिलने लगती हैं। सुनजिन अभी तक बहुत बार मरते मरते बचा था। डी रैंक की गॉब्लिन से मार खाकर बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अपने ग्रुप से अलग होकर एक अनजान जगह पर फंस गया और एक बार तो भूख और प्यास की वजह से मरते मरते बचा था, चाहे डंजन्स कितने भी लो रैंक की क्यों ना हो। जिन्वो हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहता था। बहुत सारे हंटर्स जो उन क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे कमाते थे, उनका यूज करके नए नए वेपन्स खरीद लिया करते थे ताकि और भी ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार सके और ज्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा कर सके। लेकिन सुनजिन बहुत ज्यादा गरीब था और एक पुराने से ब्लेड को ही अफोर्ड कर सकता था और अगर वो भी टूट गया तो इसे खाली हाथ ही लड़ना होगा। और जिन्वो के इसी डर ने इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और तभी जिन्वो सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी इस बड़े से स्टैचू की आंखों में से बहुत खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो कि किसी को भी राख में बदल सकती है। ये बड़ा सा स्टैचू चारों तरफ तबाही मचा देता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वरना वो स्टैचू हम पर दोबारा से हमला कर देगा। ये सुनकर सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं। जूही ये देखकर पूरी तरह से डर गई थी और नीचे लेटकर अपना सर पकड़ लेती है। सॉन्ग जिन्वो से कहता है कि अगर ये अभी इसे झुकने को नहीं कहते तो अभी तक ये सभी लोग मर चुके होते। और स्टैचू के इस हमले में जिन्वो का लेफ्ट हाथ कट जाता है, जिसे देखकर जिन्वो थोड़ा सा घबरा जाता है और खून रोकने के लिए हाथों में पट्टी बांध लेता है। और जूही एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद इसका हाथ ठीक नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ही जल्दी डर जाती है और ऐसी सिचुएशंस को झेल नहीं पाती है। इसी वजह से जूही को डी या फिर ई रैंक डंजन्स में ही मिशंस दिए जाते हैं। सॉन्ग स्टैचू को देखकर कहता है, मैं बहुत सारे डी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ, पर मैंने आज तक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज कभी नहीं देखी। मेरे हिसाब से ए या फिर एस रैंक का डंजन है और ऊपर से उस स्टैचू के ऊपर कुछ कमांडमेंट्स भी लिखे हुए थे। पहली इज्जत करो, दूसरा भगवान की दिल से पूजा करो और तीसरा भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसा करने में नाकामयाब होते हो तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। एक सेकंड, इसका मतलब है कि उस स्क्रिप्ट में जिस भगवान के बारे में लिखा गया है वो शायद ये बड़ा सा स्टैचू ही है। और यहाँ पर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जिन्वो की बहन पढ़ती है और इसकी दोस्त इसे कहती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? दरअसल मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है और हर बार चोट खाकर आता है और उसकी पूरी बॉडी पर हमेशा पट्टियां ही बनी होती हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मैं उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ। इसके बाद हम वापस से डंजन में आते हैं जहाँ पर एक हंटर गुस्से में आकर कहता है, बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैं इस जगह पर फंस कर नहीं रह सकता। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं बिजली की स्पीड से भागकर इस दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदा भागना शुरू करता है, इस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है जो कि इस हंटर को जलाकर राख कर देती है और सिर्फ इसके पैर रह जाते हैं। पूरा शरीर इवेपोरेट हो जाता है। ये देखकर जिन्वो घबरा जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टैचू हमें कभी भी चींटी की तरह मसल सकता है, पर ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा? ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ही अलग है। इसके पास हमें मारने की ताकत है पर ये ऐसा नहीं कर रहा। एक मिनट, सॉन्ग अंकल, पहला कमांडमेंट भगवान की इज्जत करो। शायद इस डंजन के कुछ रूल्स हैं, अगर मैं सही हूँ तो। जिन्वो अचानक से खड़ा होने लगता है और स्टैचू की तरफ मुड़ता है। ऐसा करते ही स्टैचू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिन्वो जल्दी से अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद स्टैचू रुक जाता है। सभी लोग स्टैचू की तरफ देखकर मुड़ जाओ, हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा कि उस कमांडमेंट पे लिखा हुआ है, भगवान की इज्जत करो। और जिन्वो की बात मानकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। पर ऐसा करते ही ये स्टैचू अचानक से शैतान की तरह हंसने लगता है। ये देखकर सबकी फटके चार हो जाती है, पर स्टैचू हंसने
देखने के अलावा और कुछ नहीं करता और सभी को लगने लगता है कि शायद ये अब घर जा सकते हैं। लेकिन तभी ये स्टैचू अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। हमें कार्डिनॉन टेम्पल के दूसरे कमांडमेंट को पूरा करना होगा। भगवान के दिल से पूजा करो। ये सुनकर एक हंटर सामने आता है। शायद मैं जानता हूँ कि इसकी पूजा कैसे करनी है। मैंने बहुत से एंशिएंट गॉड्स के बारे में स्टडी की है। प्लीज मुझे ये करने दो। इसके बाद हंटर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद स्टैचू सामने आकर रुक जाता है और अपने पैर से इस आदमी को कुचल देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। पार्क अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। घर पे मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैं नहीं मर सकता। पार्क एक स्टैचू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, पर तब ये स्टैचू इसे दो हिस्सों में काट देता है। और यहाँ पर भागते हुए जिन्वो अपने मन में सोचता है, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। पर इसकी पूजा कैसे की जाए? ये तो एक शैतान है। स्पीयर, एक्स, हैमर, स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट। एक सेकंड, इंस्ट्रूमेंट है? मेरी बात सुनो। सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज की तरफ आगे बढ़ो, जल्दी। और स्टैचू के पास खड़े होते ही वो सारे स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। लेकिन जब जिन्वो और जूही एक स्टैचू के सामने जाते हैं तो कोई भी म्यूजिक नहीं बजता है। जिन्वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, दो नहीं। और जूही को उस स्टैचू के नीचे छोड़कर जिन्वो एक दूसरे स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इविल गॉड इसका पीछा करने लगता है। पर जैसे ही इसे पैर से कुचलने वाला होता है, जिन्वो छलांग लगाकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है। पर एक गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो गया था और स्टैचू शील्ड से जिन्वो पर हमला कर देता है। पर खून से लथपथ सुंजिन किसी तरह से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस से अपने थ्रोन में जाकर बैठ जाता है और जूही भागते हुए जिन्वो के पास जाती है और देखती है कि इसका एक पैर कट चुका है। और जूही जिन्वो के पैर को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिसकी वजह से इसकी आंख और नाक से खून आने लगता है। पर सुंजिन का पैर हील नहीं हो पाता है। सभी लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ पर आने का आखिरी डिसीजन इसी का था। तुम सभी सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। और तभी अचानक से इविल गॉड अपना हाथ उठाकर एक कल्टार को हॉल के सेंटर में खड़ा कर देता है। बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कि कल्टार को बलिदान देने के लिए यूज किया जाता है। कार्डिनॉन टेम्पल का तीसरा कमांडमेंट, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग की गली पर रखकर कहता है, तो इसका मतलब है कि हम में से किसी को अपना बलिदान देना होगा। हाँ, क्या सही कहा ना सुंजिन? लगता है जिम्मेदारी लेने का समय आ चुका है, लीडर। और इनकी बात मानकर सॉन्ग उस अल्टार के पास चला जाता है अपना बलिदान देने के लिए। और सर्कल में आते ही अचानक से आग जलने लगती है, पर कुछ और नहीं होता। सॉन्ग जिन्वो से पूछता है कि क्या ऐसे कुछ और भी करना होगा? एक सेकंड, मुझे उस अल्टार को नजदीक से देखना पड़ेगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहाँ तक लेकर जा सकते हो? जैसे ही तीनों उस अल्टार के पास पहुँचते हैं तो तीन और आग जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। एक गेट को 7 दिन लगते हैं पूरी तरह से खुलने के लिए और इसे कहते हैं डंजन ब्रेकडाउन। और ऐसा होते ही डंजन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर्स का काम होता है कि डंजन के बॉस को हराकर गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देना, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो ये इविल गॉड इनकी दुनिया में कदम रख लेगा। जिन्वो किम और जूही को भी सर्कल में आने के लिए कहता है ताकि ये लोग इस मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। और सबके अंदर आते ही आउटर वाले सर्कल में बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। सभी को लगता है कि शायद ये लोग अब घर जा सकते हैं, लेकिन तभी सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और हंटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जिन्वो उन गार्ड्स को देखता है तो वो रुक जाते हैं। ये एक बच्चों की गेम की तरह है, उन गार्ड्स को देखने पर वो उधर ही रुक जाते हैं। हमें बस उन्हें घूरते रहना है। उनमें से एक हंटर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और जिन्वो समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह समय समय पर बुझती रहती है और एक हंटर के बाहर जाते ही ये आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन क्या पता ये एक चाल हो, डर और खतरे का एहसास दिलाकर इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद यही है आखिरी पड़ाव, द टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक और हंटर भाग जाता है। प्लीज कोई मत जाना, हमें बस उन सारी ब्लू फ्लेम्स के जाने का इंतजार करना है। ये एक टाइमर की तरह है, इसके बाद हम सभी लोग बच जाएंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके जाने के बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएं। हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली भी है जो कि मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रही है। मुझसे ये और नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। और ऐसा बोलकर किम भी यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ये सारे स्टैचूज आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी लाचारी देखकर जिन्वो भी रोना शुरू कर देता है। और सॉन्ग जूही और जिन्वो से कहता है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से जब तक एक भी इंसान यहाँ पर रहेगा। ये दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जो है जिन्वो को लेकर जाओ यहाँ से। पर जूही अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी थी कि अब इससे हिला भी नहीं जा रहा था। सॉन्ग अंकल प्लीज जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। जूही तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना था ना, ये लो इसे रखो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये मिशन खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? पर जूही जाने से मना कर देती है और सॉन्ग जूही